तो ये हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया, और आपने एक साथ कभी इतने नाम नहीं देखे होंगे जो अभी फिलहाल मौजूद हैं नक्सल संगठन में, जो नक्सलियों को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडिशनल डीजी पूर्व बीएसएफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, जैन सर। इसके साथ साथ के शर्मा सर में ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व आईजी सीआरपीएफ। के शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरे सहयोगी नीलेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पीके मिश्रा सर के पास जा रहा हूं। मिश्रा सर, हर बार जब भी मुठभेड़ होती है कुछ नंबर्स निकल कर आते हैं, तो आम आदमी के मन में यही सवाल होता है कि डेडलाइन हमें पता है 31 मार्च 2026, लेकिन और कितने नक्सली बाकी हैं और कितने टॉप कैडर बाकी हैं। एक लिस्ट हमने दिखाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि एक तो इनको न्यूट्रलाइज किया जाना, जो सीधा एक्टिविटी है और जो एक्शन है उसमें, दूसरा कैडर का लगातार सरेंडर करना, ये दो तरफा जो चीजें हो रही हैं, शायद इससे रफ्तार बढ़ी और हम निश्चित तौर पर डेडलाइन से पहले ही अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछे। टारगेट तो है 31 मार्च, लेकिन जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, मैं बिगिनिंग शुरू करूंगा कि ये केजी हिल्स पर जो ऑपरेशन हुआ, जिसमें 31 नक्सल्स मारा गए थे, और मेन कैंप मारने का कोई बात नहीं है, उनका 2 साल का जो लॉजिस्टिक्स था और उनका आईडी का जो वो आईडी बनाने का जो वहां पर बंकर्स था, और वहां को जो लेथ मशीन रखे थे वेपन्स बनाने का, ये सब चीज भ्रष्ट हो गया और उसको जब्त कर लिया गया। ये बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ बासव राजू का मारा जाना। बासव राजू वो है जो आईडी बनाता था, आईडी का ट्रेनिंग देता था। अब देखिए, उसके बाद सुधाकर भी गया। सुधाकर भी जो था आंध्र प्रदेश का, तो 60 साल का था वो, अपना नरसिंह चंदन गौतम उसका नाम भी था, और वह मेंबर था वहां पर आंध्र प्रदेश का, लेकिन वो भी मारा गया। लेकिन आप सही बताएं, टारगेट हमको अचीव करने के लिए और भी जो है हमारे पास, पप्पू राव है, बांदी प्रकाश है। अब देखो, झारखंड में हमारा प्रकाश भी मारा गया था, साथ में उसका वाइफ भी थी, शिला भी मारी गई थी। लेकिन हमें पता है जो गणपति है वो तो ठीक है, गणपति यहाँ इंडिया में भी नहीं है। मैं क्लियरली बताता हूँ, गणपति इंडिया में नहीं है, वो या तो नेपाल में है या फिलीपाइंस को गया हुआ है। लेकिन भूपति है, शिवजी है, भास्कर है, हिडमा है, हमारे पास ये कुछ और बचे हुए हैं, और इनका वेपन्स बचे हुए हैं। इसके साथ जो हमारे ऊपर एक्शन होगा, एक चीज मैं क्लियरली बता रहा हूं आसिफ, एक्शन जो हम सोच रहे हैं इनको खत्म करने के लिए हमको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी बच गए हैं, जितने इनका लीडर बच गए, मैं इनका कुछ नाम बता रहा था, 2 एक्शन करेंगे। नंबर 1, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाएंगे। वो अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका मनोबल गिर चुका है और उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करे या एम्बुश करे। एम्बुश करने से उनको काउंटर एम्बुश देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, वो झेल नहीं सकते। मेन चीज है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। हमारे गाड़ी के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्स के गाड़ी के ऊपर, और सिक्योरिटी फोर्स का जो आरोप भी तो लगेगा ही नहीं, जो पेट्रोल पार्टी जाएगा, जो हमारा एक्शन पार्टी जाएगा, उसको वो एम्बुश, उसके ऊपर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनके पास स्नाइपर राइफल है। स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके उन्होंने दूर से टारगेट ले सकते हैं। यही 2 चीज वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लीडर रहेंगे हमारे पास, मैं जो अभी बता रहा था, हेडमा, वो जो भी जितने लीडर रहेंगे, हमको इसके ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट फील्ड इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। ये जो हमारा फील्ड इंटेलिजेंस आ जाता है, जिसमें कि हमारा डीआरजी हो या एसटीएफ हो और कमांडोज हो और हमारा ग्रे हाउंड, वो जाते ही ऑपरेशन के लिए, कोबरा भी जाते ही सीआरपीएफ का ऑपरेशन करने के लिए। इसके साथ साथ हमको ड्रोन का और सैटेलाइट इमेज का भी मदद लेना पड़ेगा। प्लस हमारे जो इंटरस्टेट बॉर्डर है, उसमें हमको सतर्क रखना पड़ेगा। वहां पर हमको इंटेलिजेंस लेना पड़ेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये बहुत जरूरी है सर। ये सवाल उस दिन भी उठा था जब केजीएच ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान बात यह आई कि अगर हिडमा उतर गया ओडिशा की तरफ या उधर उतर गया तेलंगाना की तरफ, तो फिर सवाल बड़ी सीधा सा है कि अगर तेलंगाना की तरफ उतरा तो उधर से हमें सपोर्ट क्यों नहीं था, और अगर होता तो शायद हिडमा का उस दिन खेल खत्म होता। के शर्मा सर मेरे साथ है, मैं पीके मिश्रा सर लौट रहा हूं आपके पास।
के शर्मा सर, जो पीके मिश्रा सर ने बातें बताई, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर दिए। एक पॉइंट मेरे मन में है कि अब आपको लगता है कि चूंकि अब हमारी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में मूव करती हैं, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमने देखा है कि जवानों की नफरी बढ़ा दी गई है, शायद अब बैकअप में भी हमको जो आसपास के ग्रामीण हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब ये अंतिम दौर की लड़ाई चल रही है, अंतिम दौर का जब ये आखिरी कील ठोकने की बारी आ गई है, तो फिर एक सॉफ्ट टारगेट वहां के ग्रामीण हो सकते हैं। उनकी आड़ में उनको डरा धमकाकर कैडर भर्ती करने या उनकी आड़ में उनसे राशन लेने, कुछ भी, अब वो टारगेट होंगे, सॉफ्ट टारगेट होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय वो लोग जो हैं बिल्कुल भाग रहे हैं, और जो उनकी टीम, जो पहले एक कम्युनिकेशन था, वो भी टूट चुका है पूरी तरह से, और वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी टीम भी छोटी छोटी हो गई हैं। लेकिन जो आपने कहा है वो बिल्कुल संभव है और हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको भी लग गया है कि ये भाग रहे हैं। क्योंकि जब हम 2003 में वहां गए थे, अंदरूनी क्षेत्रों में जब जाते थे, तो वहां ऐसे क्षेत्र थे जहां पुलिस कभी गई नहीं थी। तो जब नक्सलाइट पहली बार वहां गए, तो उन्होंने उनकी यूनिफॉर्म पहन कर गए, तो उनको लगा कि यही सत्ता है, यही सब कुछ है। लेकिन अब वो मिथक टूट रहा है, और मैंने पहले भी आपसे जब बात कर रहा था, मैंने ये कहा था कि जैसे ही ये इनका मिथक पूरी तरह से टूटेगा और पतन हो जाएगा, तो आपको वो कहानियां सुनने को मिलेंगी जो कि इंसानियत को शर्मसार करेंगी कि इन्होंने किस तरह जाकर और आदिवासी जो बच्चे हैं और हमारी बच्चियां हैं, उनको किस तरह से उनको डरा धमका के शोषण करके और भर्ती किया। तो अभी तो निकट भविष्य में, जैसे पीके सर कह रहे थे कि आईडी का खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने देखा कि कितनी क्विंटल वो एक्सप्लोसिव लूट के ले गए थे। वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और वो बरामद कर लिया। लेकिन फिर भी अभी जो इन्होंने, आपने देखा कि जो बहरमगढ़ के पास वहां आगे की तरफ जाते हैं, तो वहां बस वगैरह में आग लगा दी थी। वो उनकी एक रणनीति के तहत, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान इधर जाए और इंद्रावती जो इलाके में वो सब अलग अलग थलग पड़ गए हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका प्रेशर कम हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस इनके झांसे में आएंगी। अब ये अंतिम प्रहार है और ये इनकी नाभि में तीर लगने ही वाला है। नहीं, पुतला जलेगा नक्सलवाद का, वो तो तय है। बस देखना यह है कि वो आखिरी तारीख कब आती है। नीलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपने जब एक परिवार से बात की, मैं बातचीत सुन रहा था, वो आंखों में दर्द उस महिला के साफ साफ पता लग रहा था। उनकी बातों से एक चीज और क्लियर हो गई। हम जानते हैं कि वो एक दौर चला गया, वो 80-90 के दशक का दौर या उससे पहले का दौर, जब इसे विचारधारा समझकर कुछ लोग प्रेरित हुआ करते थे संगठन के प्रति। उसके बाद से तो केवल गुंडागर्दी चली है, किडनैपिंग चली है, अपहरण चला है, हर परिवार से बच्चे को उठा लेना, उनको धमकियां दिया जाना। अब चूंकि कैंप बहुत अंदर तक बन गए हैं, कि कितना मुश्किल है नक्सलियों के लिए कि वो गांव में घुसें, वो ग्रामीणों को धमकाएं, उनके यहां से बच्चे उठाएं, कितना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, देखिए आपसे बातचीत के दौरान जिसके आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज कहूंगा कि हमारे साथी हैं विकास, जो उस क्षेत्र में काफी काम करते हैं, वो हरदम एक बात कहते हैं चर्चा में कि बस्तर के हर जो जंगल में हर जो पेड़ है और हर पेड़ का जो हर एक पत्ता है उस पे धूल लगी हुई है, और आप धूल को जितना झाड़ेंगे उतनी कहानियां जो है वो बाहर आती जाएंगी। ये मसला भी वैसे ही है। जैसे हमने एक परिवार से बात किया, जब उसमें तो उनका ये कहना था कि 2 साल के पहले की बात है लगभग, वो एक नक्सलियों का ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि आपके घर में 6 बच्चे हैं, एक लड़का और 5 लड़की, तो जो सबसे बड़ी लड़की है उसे हमें दे दो, और अगर हमें नहीं देते हो, साथ में नहीं जाने देते हो, तो हम गांव में आपका रहना मुश्किल कर देंगे, वहां पे खेती किसानी करना मुश्किल कर देंगे। जब लगातार इस तरह की कहानियां सामने आती हैं, अब जो जितने भी सरेंडर्ड नक्सली हैं या फिर जो मारे गए बस्तर के नक्सली हैं, जब मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं बस्तर के नक्सली या फिर गिरफ्तार किए जाते हैं, जब आप उनकी पर्सनल कहानियां सुनेंगे, उनसे जब बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अपनी एक मार्मिक कहानी है। चाहे वो नक्सल संगठन द्वारा
बहला फुसला के लेके गए हों, जबरदस्ती लेके गए हों, या फिर किसी तरह से सरकार से भी कुछ उनको असुविधा हुई हो और उसके बाद जुड़ गए हो, लेकिन उनकी अपनी कहानी बड़ी मार्मिक होती है। अब दूसरा जो आपने सवाल किया उस पर मैं आ जाता हूं कि अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अब पहले जैसे हालात रहे नहीं। अबूझमार में अगर अबूझमार के उस जगह पर भी फोर्स पहुंच जा रही है जहां बसव राजू रहता है, यानी कि सबसे सुरक्षित पनागाह जो है, वहां पर भी अगर फोर्स पहुंच जा रही है, तो अब नक्सली घुसकर लोगों को लेकर चले जाएं, डराकर धमकाकर, वो मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि सरकार अब उन इलाकों में पहुंच गई है और सरकार पर स्थानीय लोगों का भरोसा भी हो रहा है। यही एक रीजन है कि जो लगातार जो सफलता भी मिल रही है मुठभेड़ों में, उसका सबसे बड़ा कारण तमाम जो योजनाएं हैं और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों का फोर्स पर अब भरोसा बढ़ रहा है। और फोर्स जब मूवमेंट करती थी, पहले डीआरजी के जवान करते थे या सुरक्षा बल के जवान करते थे, जो लीक हो जाती थी सूचनाएं, वो अब नहीं लीक हो रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि चीजें बदली हैं। पहले जो मुखबिरी वहां के लिए होती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है। नीरज, मेरे पास क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है, तो मैं अपने दोनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। पहले शर्मा सर के पास, उसके बाद पीके सर के पास जाऊंगा। शर्मा सर, एक तो हमेशा लोगों को इस बात में जानने में इंटरेस्ट रहा है कि इन नक्सलियों के पास आखिरकार हथियार आते कहां से थे। और जब केजीएफ का हमने जिक्र किया, माफ कीजिए, केजीएच का जब हमने जिक्र किया, तो चूंकि अब वो लेथ मशीन उनकी चली गई, वो उनकी जितना एम्युनिशन बनाने की जो मशीनें थी वो हमने जलाकर राख कर दी। अब इनके पास क्या सोर्स है हथियारों का? देखिए, पहले भी ये हथियार कुछ तो सिक्योरिटी फोर्सेस से लूटते थे। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में इन्होंने एक साथ वहां के जो शस्त्रागार था उससे 400 राइफल लूट ली थी। इसके अलावा भी जैसे कई सुरक्षा बलों के जो एनकाउंटर हुए, क्योंकि भारी संख्या में ये लोग आते थे और वहां से भी इनको हथियार मिलते थे। इसके साथ ही साथ ये नेपाल के रास्ते और दूसरे रास्ते से ये विदेशों से भी हथियार लेके आते थे। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये लेथ मशीन तो इनके पास पकड़ी गई है, जिससे कि और उन्नत हथियार बना रहे थे ये। इससे पहले भी 2003 से पहले इनके पास भरमार बंदूकों की भरमार थी, जो बाकी जो धमकाने के लिए, डराने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तो छोटे छोटे हथियार की जरूरत थी, जो इन्होंने खुद ही बना लेते हैं ये लोग। उसके लिए तो ज्यादा कोई इनको उतने सोफिस्टिकेशन की जरूरत भी नहीं थी। तो वेपन, अच्छा दूसरा बात है आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसमें कि हमारा सुरक्षा बलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो तो तकनीकी इतनी सुलभ है, और विशेष तौर से बस्तर, उड़ीसा, झारखंड जो इलाका है वहां माइंस वगैरह है, वहां एक्सप्लोसिव जो जाता है, वो एक्सप्लोसिव कहीं ना कहीं से ये लोग ले लेते हैं और उस एक्सप्लोसिव को हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और हमने कुछ घटनाओं में देखा भी। मैं जरा पीके सर के पास जा रहा हूं। सर, पीके सर, अब जब बात आ गई है बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे इस डिबेट के भी और नक्सलवाद के भी, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या वो कोऑर्डिनेशन आपको इंटरस्टेट लेवल पर दिख रहा है जो इस एन मौके पर होना चाहिए, फोर्सेस के बीच में, स्टेट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में? बिल्कुल आसिफ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड जी। इसमें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए केजी हिल्स का जो ऑपरेशन किया गया, वाई हिडमा ही एस्केप। वहां पर 2 बड़े बड़े कमांडर उन्होंने एस्केप कर गए। दिस सोच थोड़ा लैक्सिटी तो है जो हमको मानना पड़ेगा। अगर हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वो केजी हिल हो या हम बीजापुर में किए या इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में किए, तो इसके बगल में जो स्टेट है जहां पर एस्केप रूट होता है, जो स्टेट नजदीक है, हम उस स्टेट पुलिस को तुरंत बताना पड़ेगा कि आप अपना बॉर्डर को सील करिए। यू सेंड योर ट्रूप्स एंड दे विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट देयर एक्शन एंड कम। क्योंकि जब ये बीसी शुक्ला जी का डेथ हुआ था दरबा घाटी में, मैंने इसके बाद 1 हफ्ते के बाद गया था दरबा घाटी से कांकेर होकर तुलसी डोगरी होकर के उनके मलकानगिरी चले गए थे। तो ये चीज को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं इसमें क्लियरली बताना चाहता हूं, अभी हमको क्या करना चाहिए। हमारे पास हम अभी 320 कैंप बनाए, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए हुए हैं दंडकारण्य, अबूझमार, सरंडा के अंदर। ये 320 को बढ़ा करके हम 400 करना चाहिए। और हमको 68 नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का हेलीपैड हमने बनाए हुए हैं अबूझमार में और सरंडा में और दंडकारण्य में। इसको बढ़ा करके 100 करना चाहिए, ताकि नाइट ऑपरेशन जो होता है, मेन थिंग
इनका मूवमेंट रात में होता है। हाँ, हमको ये नाइट रात में मूव लैंडिंग करते करने हैं के लिए ताकि होना ड्रोन चाहिए। की नजरों से बचे रहें, लेकिन हमें तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कमलकांत सर, इसके साथ साथ पीके मिश्रा सर, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू देन। जैन सर और नीलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, थोड़ा सा वक्त कम रह गया मेरे पास, लेकिन इतना जरूर है कि इतना ही वक्त रह जाए, काश नक्सलियों के पास भी, जितनी जल्दी वो तारीख आ जाए जब हम कहें कि नक्सल मुक्त भारत हो गया है, फिर हम आराम से बैठकर जश्न मनाएंगे सर, इस पर खूब बातचीत करेंगे। पर छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।